छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते थे तो हम लोग भी कहते थे तू डीएम होगा का कि तरह चलते हम कुछ रुक जाए। तभी से मन में आया कि हाँ, डीएम भी कोई चीज़ होती है और हमको भी इस मुकाम तक पहुंचना है। हमारे पास बस यही उद्देश्य था कि किसी प्रकार यूपीएससी की परीक्षा को क्वालिफाई करना है। जब मैं रिटेन क्वालिफाई हो गया, इंटरव्यू के लिए मुझे सिलेक्शन मिला, तो उसी समय सबसे बड़ा एक ट्रेजेडी मेरे साथ घटा। माँ हार्ट अटैक के बाद सस्टेन नहीं कर पाई। उनका 9 मार्च 2023 को देहांत हो गया और 21 मार्च को काम किया था और 22 मार्च को रिजल्ट आया। छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना शुरू करते थे तो उस समय हमारे गांव में एक प्रतियोगिता परीक्षा होती थी जिसको फुटबॉल मैच कहा जाता था, लेकिन उसको वहाँ पर प्रतियोगिता का नाम दिया गया था रामानंद सागर स्मारक पादुकंदुक प्रतियोगिता। चूँकि ये शुद्ध हिंदी था स्मारक पादुकंदुक प्रतियोगिता, तो वहाँ पे हमारे सिवान डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब आए थे। उन्होंने वहाँ फीता काटते हुए उस मैच का उद्घाटन किया था। तो उस समय हम लोग काफ़ी छोटे थे और छोटे वक्त मैंने देखा कि उनकी इतनी पॉपुलरिटी और इतनी उन पर उनका डिमांड था, सभी लोग उनको रिगार्ड कर रहे थे। तो हम लोग बचपन में पूछे कि ये कौन है, तो बताया गया कि ये डीएम साहब हैं। तो तभी से मन में आया कि हाँ, डीएम भी कोई चीज़ होती है और हमको भी इस मुकाम तक पहुंचना है। इसी उद्देश्य के साथ मैं अपनी जर्नी शुरू किया। छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते थे तो हम लोग भी कहते थे तू डीएम होगा का कि तरह चलते हम कुछ रुक जाए। ये सब ऐसी ऐसी बातें होती थी जिसको हम अपने में हंसी मजाक करते थे, लेकिन ये कभी नहीं हमने सोचा था कि यूपीएससी जैसी संस्थाओं में जाकर मुझे यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर करने का मौका मिलेगा, अंतिम सफलता भी मिलेगी। नमस्ते, मेरा नाम शिवजी सिंह है। मैं बिहार प्रांत के सिवान डिस्ट्रिक्ट के दरौली प्रखंड के निवासी हूँ और मैं अपनी शुरुआती जर्नी में अपने गांव से ही शुरू किया और प्रारंभिक परीक्षा मैं गांव के ही सरकारी विद्यालय से शुरू करते हुए 10वीं तक की पढ़ाई मैंने गांव के ही सरकारी विद्यालय से मैंने पास किया। और जब मैं वहां से 10th पास किया तो बहुत ही कम नंबर से पास किया, क्योंकि उस समय मेरे पूरे विद्यालय में 6 लड़के ही पास थे और उसमें भी मैं एक था और सिर्फ 58% नंबर से पास किया मैंने। तो मन में दुख भी था कि मैं फर्स्ट क्लास नहीं आया। फिर भी इस दुख के साथ इंटर में दाखिला लेने के लिए मैंने गोरखपुर गया, क्योंकि मेरी पारिवारिक स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं थी। मैं एक सामान्य घर से हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ। क्योंकि मेरे पापा कुछ पढ़े थे, कुछ कमाई कर लेते थे दवा की दुकान के माध्यम से, लेकिन मेरी माँ उतनी ही कम पढ़ी लिखी थी। तो यहाँ पे ये मेरे लिए चैलेंजिंग था कि मैं अपने माता पिता को जो सपना है उसको किस प्रकार साकार करूँ। इसके लिए मैं अपने उद्देश्यों के साथ जब मैं गोरखपुर गया तो वहाँ पे मुझे ये देखने को मिला कि एक छोटे से गांव का आदमी आके शहर में जब ये देखा कि बहुत सारे यूपीएससी कैंडिडेट अपने प्रतियोगी परीक्षा के लिए तल्लीनता से आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे मन में भी एक आकांक्षा आया कि मैं भी अपने पास करूं। और इंटर में जब मैं गया, चूँकि मैं गांव से गया था तो वहाँ पे मेरे मन नहीं लगते थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिससे मेरा उतना कनेक्शन नहीं हो पाता था, तो मैं एकांकी हो गया था। चूँकि जब परीक्षा के टाइम आया उस समय मुझे फीवर हो गया, तो मुझे भी इंटर की परीक्षा में भी मुझे उतनी सफलता नहीं मिली और बहुत कम अंकों के साथ भी मैंने इंटर पास किया। मात्र मुझे 49% नंबर इंटर में मिला। तो ऐसे में मैं बहुत होपलेस हो गया कि मैट्रिक में 59% और इंटर में 49%। ऐसे में मैं अपने पापा से बोला कि पापा कि मैं इतने कम अंकों के साथ पास कर रहा हूँ, क्या करूँ? तो पापा ने मुझ पे भरोसा किया कि ये तो तुम्हारी बिगनिंग है, अभी तो पूरा दुनिया जीतने की बाकी है। मैं इसी उद्देश्य के साथ फिर मैंने अपनी पढ़ाई को आगे की ओर बढ़ाया। ऐसे करते करते मैंने ग्रेजुएशन में इतने अच्छे अंकों से पास किया कि पूरे यूनिवर्सिटी में मैं तीसरा स्थान में मुझे मिला। मैं इतना कॉन्फिडेंस मुझे हाई हो गया कि फिर मैंने एमए की पढ़ाई करने के लिए मैंने बीएचयू एंट्रेंस टेस्ट दिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैंने उसको भी क्वालिफाई किया और मैं वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वहाँ दाखिला लिया। वहाँ जाने के बाद मेरी ज़िंदगी का जितनी भी बंद दरवाजे थे सभी खुल गए। पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा में मैंने वहाँ पे टॉप किया और मुझे वहाँ गोल्ड मेडल मिला। फिर मैंने तत्काल मैंने बीएड किया, चूँकि पहले भी बताया कि मेरे इकोनॉमिकल स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसे में इकोनॉमिकल सपोर्ट के लिए मैं एक जॉब खोज रहा था। जॉब उसी समय बिहार में एक नियोजित टीचर का वैकेंसी आया, मैंने उसमें अप्लाई किया और नियोजित शिक्षक के रूप में मैंने अपनी 2007 में अपनी शुरुआत की। उस समय बमुश्किल 6,000 रुपया वेतन मिलता था। वो भी वेतन हर महीने नहीं मिलते थे, 6-6 महीने पे मिलते थे। ऐसे में अपने जर्नी को वहाँ से शुरुआत किया और एक
स्कॉलरशिप के रूप में अपने पास रखा। और उसके फादर भी और मेरे जो बड़े भाई हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि इस पैसे से कुछ परिवार को दो। उन्होंने कहा कि ये तुम अपनी पढ़ाई के लिए, जितना आगे बढ़ने के लिए तुम लगा सकते हो उतना लगाओ। मैंने उस 6,000 से ही अपनी पढ़ाई में, अपनी कोचिंग में शुरुआत की। मेरे पास एक समस्या ये भी थी कि मैं चूँकि वर्किंग हो चुका था, तो मेरे पास पढ़ने की समय की बाध्यता कम थी, समय कम था। तो उस समय मैंने खोजा कि कोई ऐसी कोचिंग संस्थाएँ मिल जाएँ जो संडे टू संडे चलता हो। तो मैं चूँकि मैं दिल्ली नहीं जा पाया, बनारस के बाद मैं सीधे पटना आया। तो यहाँ मैंने देखा कि उस तरह की कोचिंग संस्थाएँ नहीं हैं। एक स्नेह प्रोदर सर की कोचिंग थी, उन्हें संडे टू संडे चलाते थे। मैं उनके संपर्क में आया, उन्होंने एक बड़े भाई और एक ट्यूटर की तरह मुझे इस तरीके से गाइड किया कि मैं यूपीएससी क्वालीफाई किया, उसी समय पीटी क्वालीफाई किया, फिर बीपीएससी क्वालीफाई किया, फिर भी अंतिम सफलता मुझे नहीं मिली। फिर भी मैंने कभी हार नहीं माना। मैं अपनी माँ से ये सीखा था कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। फिर मैं दूसरी तरफ सोचा कि मैं इसका एक ऑप्शन खोजूँ। तब मैंने पीएचडी में दाखिला लिया और मैं बिहार यूनिवर्सिटी मुज़फ़्फ़रपुर से मैंने पीएचडी पास किया। उसी साल मैंने 2 सब्जेक्टों से नेट भी क्वालीफाई किया। तो मेरे पास एक अपॉर्च्युनिटी ये भी आ गई कि मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए अर्हता पा गया। तो मुझे एक कमीशन की तरफ जाने का भी ऑप्शन था और टीचिंग जॉब के रूप में मुझे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए में भी ऑप्शन था। और वर्तमान समय में मैं कार्यरत भी था एज़ ए शिक्षक के रूप में। चूँकि वो वेतन कम था, तो इसलिए वो उतनी ग्लैमरस नहीं थी उस जॉब में, इसलिए इस जॉब के प्रति हम लोग ज़्यादा ही उत्साहित होकर तैयारी करते थे। मैं अपनी जॉब को कम नहीं मानता हूँ, चूँकि वही मेरी सबसे बड़ा उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता किया। उसी समय पारिवारिक दबाव के रूप में आया कि एक सामाजिक दबाव था कि आप इतने दिनों से आप तैयारी कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही है, तो आप शादी की दबाव आने लगा। तो मैंने पूरी अरेंज मैरिज किया और 2019 में मेरी शादी हुई। गाड़ी के 2 पहिए के रूप में हम लोग आगे बढ़े और अभी 2021 में जब यूपीएससी की वैकेंसी आई एज ए प्रिंसिपल के रूप में, तो मुझे अंतिम सफलता मिली। लेकिन इस सफलता में भी सबसे बड़ा एक ट्रेजेडी मेरे साथ घटा कि जब मैं रिटेन क्वालीफाई हो गया, इंटरव्यू के लिए मुझे सिलेक्शन मिला, तो उसी समय मेरी माँ का तबीयत खराब हो गई और उस समय मेरी माँ का हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद कंटिन्यू हम हॉस्पिटल में रहे, माँ के साथ आईसीयू में रही, मैं उनके साथ रहा। तो मैं सोचा कि अब इंटरव्यू का डेट भी है और माँ के साथ भी रहना है, माँ को भी हेल्प करना है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं चूँकि हमारे पास बस एक यही उद्देश्य था कि किसी प्रकार यूपीएससी की परीक्षा को क्वालीफाई करना। मैंने अपनी सभी किताबें बैग में भर के ले जाता था और माँ चूँकि आईसीयू में थी, तो मुझे एक छोटा-सा बेड मिला था वहाँ सोने के लिए। सबसे ऊपर वाले बेड, चूँकि ये बेड के ऊपर बेड लगा रहता था। मैंने एक सीढ़ीनुमा बेड था, जिससे ट्रेन में बेड होती है, उसी के ऊपर वैसे ही बेड था, जिसके ऊपर मुझे सोना रहता था। तो मैंने सबसे ऊपरी भाग चुना क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं होती थी। मैंने उस पे बैठ के रोज़ 5 घंटा, 6 घंटा इंटरव्यू का क्वेश्चन यूट्यूब के माध्यम से खोजता था, क्या चीज़ कैसे पूछा जाता है, किस प्रकार मैंने हर क्वेश्चन को अलग-अलग किया, कि किस प्रकार ये कौन-सा क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा। और इसी बीच में एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि जब मैं चूँकि गाँव से पढ़े लिखे हैं, तो एक मीडियम बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए या सफलता पाने के लिए। तो मैंने जब शुरुआत की तो मैं हिंदी मीडियम से ही शुरू किया और हिंदी मीडियम के माध्यम से ही मैंने अंतिम सफलता प्राप्त की। चूँकि जब मैं रिटन टेस्ट दे रहा था, उसमें भी मैंने हिंदी ही लिया। फिर मैंने जब इंटरव्यू बोर्ड के पास गया, तो इंटरव्यू बोर्ड में भी जितने भी इंटरव्यू मेंबर थे, जो इंटरव्यू मेरा ले रहे थे, सभी लोगों ने मुझसे इंग्लिश में ही क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन मैंने हर समय हिंदी में ही उनका जवाब दिया। एक समय थोड़ा क्वेश्चन उनको हम नहीं समझ पाए, तो मैंने उनसे कहा भी कि मैडम मैं चाहता हूँ मैं अपने उत्तर को हिंदी में दूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप हिंदी में दे सकते हैं। उसके बाद सभी बोर्ड मेंबर मुझसे हिंदी में क्वेश्चंस करने लगे और मैं हिंदी में ही उनका उत्तर देने लगा। और जब मुझे रिजल्ट आया 22 मार्च को, तो इसी बीच मेरी माँ का देहांत हो चुका था 9 मार्च 2023 को। चूँकि माँ हार्ट अटैक के बाद सस्टेन नहीं कर पाई, उनकी उतनी स्ट्रॉन्गनेस नहीं आए शरीर में, अंततः उनके 9 मार्च 2023 को देहांत हो गया और 21 मार्च को
काम किया था और 22 मार्च को रिजल्ट आया। मैं इस दुख के घड़ी में मैं अपनी माँ के किए हुए सभी कार्यों को मैंने संपादित किया। चूँकि माँ का सबसे छोटा बच्चा था तो मुझे दाह संस्कार की सभी क्रियाएं हमें ही करनी पड़ी, तो ये सब भी मैंने किया, लेकिन मुझे सफलता अंतिम रूप से मुझे मिली, माँ का आशीर्वाद मिला। मेरा 184 रैंक के साथ एज ए प्रिंसिपल के रूप में दिल्ली में मुझे एज ए प्रिंसिपल के रूप में सिलेक्शन मिला और वर्तमान समय में मैं वहीं कार्यरत हूँ। जोश टॉक के माध्यम से मैं बिहार के सभी स्टूडेंट, खासकर जो कमीशन के लिए लगे हुए हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को उनको शेयर कर रहा हूँ कि मैं 2007 से शुरू किया और अंतिम सफलता मुझे 2023 में मिला। तो आप जर्नी को देख सकते हैं कि कितना दूर की जर्नी है, लेकिन इस दूर की जर्नी में भी बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो हमको यहाँ तक पहुँचाने में सहायता की। सबसे पहला कि कोई भी नोट्स, चाहे वो पीटी का नोट्स हो, चाहे मेंस का नोट्स हो, वो खुद का बनाए। किसी को कोई भी नोट्स को बनाते समय अगर आप खुद भी अपने दिमाग को यूज करते हैं, वो नोट्स को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ जाती है। कौन सा स्टेप कहाँ लिखना है यह आपके दिमाग में चलता है, क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो सहसा वो अब फॉर्मेट बन जाता है कि इस क्वेश्चन का जवाब हमको क्या लिखना है और कौन सा कोटेशन कहाँ हमको प्रयोग करना है, जब खुद का नोट्स बनाया हुआ होगा तब। अगर कोचिंग संस्थाओं से हम लेते हैं तो कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से जो भी नोट्स हमें उपलब्ध होते हैं उसमें भी अपनी व्यू को डालें, क्योंकि वो व्यू उनका है, क्योंकि वो व्यू कभी और भी प्रयोग हुआ हो। जब अपने नए व्यू के साथ, खासकर जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनसे पढ़कर उसमें अपने व्यू डालेंगे, क्योंकि यूपीएससी का जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो प्रेजेंट या आपका व्यू पूछता है, तो उसमें ये जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, उनको जोड़कर अपने नोट्स को तार्किक और तार्किक बनाएं और अपने प्रश्नों को उत्तर सहजता से दें और आम भाषा में, जो एक लगता है कि हम परीक्षक है मेरे कॉपी को जांच रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, न कि वो मेरे पेपर को पढ़ के बोर हों। मेरे जो क्वेश्चंस जिसमें उत्तर पुस्तिका है उसको पढ़ कर वो काफ़ी आनंदित हों कि हाँ, पेपर में बहुत अच्छा लिखा है बच्चा, इसको उनके नंबर देने की सहसा उनके कलम उड़ जाए, या नंबर देने ही चाहिए। दूसरा, करंट अफेयर्स को आप काफ़ी मजबूत रखें। मीडियम के माध्यम से आप डरे नहीं, क्योंकि एक अनुभव और बताना चाहूँगा। जब मैं इंटरव्यू बोर्ड में गया था तो चूँकि वहाँ चेयर के सामने टोकन देकर बैठा दिया जाता है, तो मेरे अगल बगल जितने भी थे, एक हिमाचल प्रदेश के थे और एक आंध्रा के थे और कुछ लोग बंगाल के भी थे, तो सभी लोग इंग्लिश में बात करते थे। तो मैं कभी कभी उसी में डर भी गया था कि इंग्लिश में बात करें, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं कभी हारा नहीं। जब भी मुझे डर लगता था तो मैं वहाँ से हट के थोड़ा अपने को रिचार्ज करता था कि नहीं, हम हिंदी मीडियम से देंगे, मीडियम कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि अपनी बातों को सहजता से रखना है और उनको अच्छी तरीके से समझाना है। एक और मार्मिक आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी यंगों को ज़रूरत है, सोशल मीडिया, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज़ है कि सभी लोग सोते से लेकर उठने तक का मोबाइल में ही अपना सभी डाटा रखते हैं। उससे थोड़ा दूरी, जब भी आप पढ़ें मोबाइल से दूरी बना के रखें। कभी मन नहीं लगे तो सकारात्मक वीडियो देखें, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, उस परीक्षा के प्रति आपको प्रेरित करे। जय हिंद, जय भारत। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। एकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलती, झंडा गाड़ दो।